क्या मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गई है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति फैल हो गई है? क्या मोदी सरकार की रक्षा नीति भी अब काम नहीं कर रही है? आखिर इन मुद्दों पर भारत को इतने तगड़े झटके क्यों लग रहे हैं? एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर कहते हैं कि वर्तमान मोदी सरकार की अर्थनीति, विदेश नीति और रक्षा नीति में एक रणनीतिक अभाव है। पड़ोसियों के साथ हमेशा संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इन संबंधों को एक खास सोच की वजह से खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के साथ तो एक रणनीतिक सोच का खास अभाव है, लेकिन जिस तरह से चीन ने नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मिलकर अपना प्रभाव बढ़ाया है, उससे साफ है कि कूटनीतिक असफलता भारत झेल रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल दागा है कि हर चीज़ की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार होती है। ऐसे में भारत आखिरकार कर क्या रहा था? विजय मानकर ने सोशल मीडिया पर आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार को 3 बड़े मोर्चे पर फैल बताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कोरोना संकट के पहले और बाद की अर्थनीति से लेकर विदेश नीति और रक्षा नीति पर कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए। इन 3 फेलियर्स के अलावा आंतरिक तौर पर अन्य मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार हमेशा से गलत काम करते रही है, जिसका नुकसान आज समूचे देश को कोरोना के गंभीर संकट के बीच उठाना पड़ रहा है। देखिए एनलाइटन इंडिया की यह रिपोर्ट। आप लोगों से फिर जो है एक 3 वीक्स के बाद मैं फेसबुक लाइव में रूबरू हो रहा हूँ और इस लॉकडाउन और अनलॉकिंग के पीरियड में भी हम लोगों ने कोशिश किया कि हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देश में जो लाखों जो फॉलोअर्स है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के वेल विशर्स है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर्स है और इसके साथ में जो वर्कर्स हैं, तो ये जो है इन तमाम लोगों को जो है हम लोग एड्रेस कर सके, इनको गाइड कर सके कि भाई देश में क्या हो रहा है, क्या होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि 2-3 पहलू है जिसके ऊपर मैं जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन आपको देना चाहूँगा। एक तो हमारे देश के अंदर में अभी बेसिकली इंडिया जो है कोरोना के मामले में लगभग जो है अमेरिका और ब्राज़ील के बाद और रशिया के बाद एग्रीगेट केसेस में हम लोग 4th नंबर पर आ गए हैं। एक 3,10,000 के ऊपर केसेस जो है वो हो गए हैं। दिल्ली के लगभग 12,000 इन्फेक्शन की केसेस हो रही है। दिल्ली की लगभग 300 के ऊपर डेथ्स हो रही हैं। एग्रीगेट केसेस में जहां हम 4थे नंबर पर हैं, लेकिन दिल्ली जो इन्फेक्शन और दिल्ली जो डेथ्स है उसके मामले में लगभग हम 2nd नंबर पर जो है वो है। ये एक चिंता का विषय भी है और मैं समझता हूं कि इसको वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता से जो है वो देखने की भी ज़रूरत है। दोनों इश्यूज़ इसके अंदर में हैं और इसी तरह अगर हाल रहा तो शायद अमेरिका, ब्राज़ील और इंडिया ये 3 सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज़ होंगी कोरोना को लेकर आने वाले जून-जुलाई के अंदर में। उसके फिगर्स आज मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यही रेट से अगर फिगर्स गए तो 5.5 लाख को हम क्रॉस कर सकते हैं जून महीने में और जुलाई का पिक्चर कुछ और ज़्यादा जो है वो ड्रास्टिक हो सकता है। लेकिन इसके साथ में कुछ अच्छे न्यूज़ भी हैं, पर्टिकुलरली जैसे रेमडेसिविर मेडिसिन का काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। फिर फेविपिराविर एक नया मेडिसिन जो है वो भी आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि इसमें 4 से 5 दिन जो है वो ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो कम हो सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है। प्लाज्मा थेरेपीज़ भी साथ साथ में जो है वो कुछ सक्सेसफुल रिपोर्ट्स आ रही है। वैक्सीन के डेवलपमेंट में समय लग रहा है और लगेगा। उसका प्रमुख कारण यह है, जो मैं समझता हूँ कि जैसा हम जेनेटिक साइंसेस और वायरोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें एक बात ध्यान में आती है कि मिलियंस ऑफ वायरसेस है धरती पर, लेकिन हमें अभी केवल 70,000 वायरसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कभी अपने फेसबुक लाइव या कोई लाइव ब्रॉडकास्ट में ये कहा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें मानव के जीन्स का मैपिंग तो हुआ है, लेकिन अब तक वायरल जीनोम का जो है वो मैपिंग नहीं हुआ है। यानी वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो या तो इसका जो मैपिंग है, इसके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस के जीनोम के जो मैपिंग है वो नहीं हुए हैं और ये एक बड़ी सीरियस समस्या है। और मैं समझता हूँ कुछ बातें जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम वर्ल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग केवल 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हैं। यानी 800 करोड़ की आबादी में केवल 80 लाख यानी 0.1% केवल साइंटिस्ट दुनिया के अंदर में है।
और ये एक बहुत बड़ी अभी भी हमारे दुनिया के अंदर ये लैकुना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने लोगों को पढ़ लिख कर जो है हायर एजुकेशन लेकर एक्चुअली साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में R&D करने की तरफ जाना चाहिए, वो अभी भी शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उस रेट से नहीं हो पा रहा है। दुनिया में करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो हमको बिजनेस के फील्ड में मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में करोड़ों लोग मिल जाएंगे, और उसके साथ में जो है इसके साथ यदि हम देखते हैं तो हमको लाखों करोड़ों लोग जो है वो रिलीजन और कल्चर के फील्ड में भी मिल जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी भी जो है वो उतना R&D नहीं हुआ है, उतना रिसर्च नहीं हो रहा है। 80 लाख केवल साइंटिस्ट है, और इसके वजह से ये जो कंस्ट्रेंट है R&D करने वालों लोगों का वो ज़्यादा है, और हमारे एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ चाइना, जापान, साउथ कोरिया को यदि हम छोड़ ले, थोड़ा थोड़ा इंडिया भी ऊपर आ रहा है, तो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, लैटिन अमेरिका में ज़्यादा है, अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। सिर्फ यूरोप और अमेरिका जो है, पर्टिकुलरली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इसमें साइंस का R&D थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है। तो इस लिहाज से जो है हमें जो है ये करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो भारत के अंदर में ये जो इश्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है एंड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा राइज हो रही है। मैं थोड़ा लेफ्ट को शिफ्ट होना चाहूँगा, आप थोड़ा फ्रेम जो है इसको ये कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। ये जो है पर्टिकुलरली भूषण, दिस फ्रेम शुड लिंक टू दिस दैट एक्चुअली back of the books actually it's not coming properly, so I feel yeah this is a much better position। तो अभी हम ज़्यादा comfortable है ऐसा मुझे लगता है। तो इसके साथ भारत के अंदर में जो कोरोना की जो प्रैक्टिकल बीमारी के साथ में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एट्रोसिटीज़ की केसेस हमने देखा जौनपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश यूपी में हुई है, राजस्थान के कई ज़िलों में हुई है, मध्य प्रदेश में हो रही है, महाराष्ट्र में नागपुर और पिंपरी चिंचवड़ के डिस्ट्रिक्ट्स में 2 लोगों का डेथ हो गया एट्रोसिटीज़ के केस में। तो ये एट्रोसिटीज़ जो है वो एट्रोसिटीज़ भी इस पीरियड में ज़्यादा हो रही है, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसके साथ में जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे देश में, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए सलून है या आपके सलून में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं देश के अंदर में, जिम है हेल्थ सेक्टर के अंदर में है, जो फूड स्ट्रीट्स हुआ करते थे, जो ठेला लगा के अपना जो है जीवन यापन करते थे वो है, या जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो वर्कर्स थे वो है, या जो टीवी सीरियल्स के अंदर में काम किया करते थे, या बॉलीवुड के अंदर में भी सिनेमा थिएटर में, या जैसे पूरे फिल्म मेकिंग है साउथ में हो या भोजपुरी के अंदर में हो, उन लोगों के अंदर में भी जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जिनकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जिनके जॉब्स नहीं थे, या जिनके पास बहुत ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति नहीं है, एंडोमेंट्स नहीं है, शेयर्स नहीं है जिनको डिविडेंड आ जाता है, या बैंक एफडीज नहीं जिससे जिनको इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि जो भारत की मेजॉरिटी जनता है, जो 90% ऑफ द हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कफोर्स है, उसको जो है वो जीवन यापन करने में बहुत बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। और इस बीच में बार बार बड़े क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि भारत के अंदर में जब तक कैश ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र लोगों को नहीं दिया जाएगा, और फूड में गेहूँ चावल के साथ जब तक तेल और दालें और मान लीजिए नमक वगैरह, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जब तक नहीं दी जाएगी, तब तक के भारत के अंदर में जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टी आ गई है वो सॉल्व नहीं होगी। और भाई साहब जो है ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ये कह रहे थे कि भाई क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए बिजनेस को लाने की। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 6 सालों में जब नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो चुन कर आई, मनमोहन जी की सरकार गई, उस समय 8% भारत का लगभग जीडीपी ग्रोथ रेट था। उस जीडीपी ग्रोथ रेट से इस कोरोना बंदी के पहले हम जो है वो 4.5% पर लगभग आ गए थे, और कोरोना बंदी के बाद अभी जो एस्टिमेट्स है वो 0% से माइनस में लगभग हमारा जीडीपी चले गया है। अभी जो हमारा फुल आउटपुट पोटेंशियल है उसमें 30-35% भी हम जो है फुल प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा जो है वो लूज कर चुके हैं और प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो इंडियन इकोनॉमी की लूज हो गई है। और ये शॉक को ठीक करने के लिए ये जो डैमेज हुआ है इंडियन इकोनॉमी को डिमांड और प्रोडक्टिविटी के साइड पर, इसको ठीक करने के लिए कई साल लग जाएंगे। ये बात खुद गवर्नर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये बात कही है। कई इकोनॉमिस्ट लोगों ने, जो इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे लेकर भारत के भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने ये सजेस्ट किया कि भाई डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देना चाहिए और यूनिवर्सल फूड की स्कीम करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को किया जाए तो एडिशनल 3% ऑफ द जीडीपी जो है वो फिजिकल स्पेंडिंग लगेगा, यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जो है अभी पहले इसमें एक्स्ट्रा जो बजट का जो था वो स्पेंड किया। तो ये जो है बड़े आसानी से मोनेटाइजेशन ऑफ डेब्ट से, यानी बॉन्ड इश्यूज करे रिजर्व बैंक के थ्रू जो है गवर्नमेंट, और उसको जो है आरबीआई जो है वो उसको जो है मोनेटाइज कर ले डेब्ट को जो है वो, और वो पैसा जो है वो इन तमाम फिजिकल मेजर्स में लगाया जाए, जिससे जो है भारत के अंदर में डिमांड जो है वो बड़े पैमाने पर ग्रो हो। और डिमांड अगर ग्रो होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली पिकअप होता है, लेकिन हमने देखा कि मोदी सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो है, और जनाब ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए क्राइसिस में, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जब 2014 में आपको 8% से मिला और आपने 0% पे ला लिया, तो आप जो है इतने दिनों तक जो है किन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, किन चीज़ों में जो है आप जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। आप इन 6 सालों में तो भारत की अर्थव्यवस्था को 0 पर ला लिया, अब लोगों को कह रहे कि अपॉर्चुनिटी देखिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ों का सल्यूशन बिल्कुल जो है वो मालूम नहीं है, और इस लिहाज से मैंने नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली कहा है कि भाई इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इनको बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है। ये केवल जो है पॉलिटिकल स्लोगन लगाकर गुजरात में पैसे का मैनेजमेंट कर कर जो है वो वहाँ से सीएम बने और वहाँ से जो है वो पीएम बने। और इनके 6 साल के कार्यकाल में अगर भारत जो है वो इतना पीछे आ गया है, इस लिहाज से मैंने इनको कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो नामकरण मैंने किया था भोंदू जानता नहीं पार्टी, ये भोंदू जानता नहीं पार्टी के प्रधान भोंदू है, जो आज जो है जिनके वजह से भारत जो है इस पोजीशन में आया है। और देखिए अभी इंटरनेशनल रिलेशन से डिफेंस पॉलिसी में देखिए, अब नेपाल की संसद ने कल जो है नया मैप पास कर लिया, उसमें काला पानी के साथ 2 और एरियाज है, 3 एरियाज को जो भारत के मैप में हुआ करती थी उसको नेपाल ने अपने मैप में लाया, बाकायदा संसद ने उस मैप को पास किया। जो लद्दाख की बॉर्डर में जो लेक है, उस लेक के फिंगर 4 और 4-8 के बीच में अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है ऑथेंटिकली। हम यहाँ से तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर हम गए नहीं, देखे नहीं, और उस समय जाना भी मुश्किल है। लेकिन जो है अगर हम वैलिड जो है मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो अभी भी चाइनीज़ प्रेजेंस बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है। भले ही हमारे आर्मी जनरल ने कहा कि डिसंगेजमेंट हो रहा है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारी चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर है। तो चाइना नेपाल का जो है और पाकिस्तान का एक्सिस इंडिया के आसपास बन गया, और हम अमेरिका के तरफ में देख रहे हैं। अमेरिका के साथ में हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पावर प्ले के अंदर में हम पड़ोसियों के साथ इतना डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। ये तो ओल्ड एज सेइंग है कि भाई पड़ोसियों से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है इस तरह की क्राइसिस और सिचुएशन ला लिया है कि आज चाइना जो है उसके साथ नेपाल मिल गया है, और चाइना नेपाल पाकिस्तान एक्सिस जो है वो इंडिया को घेर कर जो है वो बैठा हुआ है। नीचे श्रीलंका भी जो है वो चाइना के साथ में। ये डिफेंस पॉलिसी का और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का। तो 3 मेजर फेलियर्स मोदी गवर्नमेंट के दिख रहे हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर फेलियर है, दूसरा जो है वो डिफेंस पॉलिसी का फेलियर है, तीसरा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और नेचुरली ये 3 फेलियर्स के साथ फिर इंटरनल बहुत सारे चीज़ें हैं जो फेडरलिज्म वगैरह के इश्यूज़ है, उसके ऊपर में भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पहलू है। इस बीच थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि अमेरिका में फिर रेसिज्म का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठकर ऊपर आया जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद में। जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर हुआ, एक तरीके से जो पुलिस ने जो है उनके नेक पर जो है वो अपनी नी रखी और नी रख के जो है उनका जो है मौत हो गई। तो आई कांट ब्रीथ जो है
और ब्लैक लाइव्स मैटर जो है, ये दो स्लोगन लेकर जो है बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में हुआ। उसके बाद यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जो है इसका सपोर्टेशन मिला। हमने भी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जैसी ये घटना हुई, मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो उस समय मौका नहीं मिला, पर फेसबुक के माध्यम से पोस्ट और ट्विटर के माध्यम से इस विषय में लिखा कि रेसिज्म कहीं पर भी हो वो सही नहीं है। तो रेसिज्म जो है या कास्टिज्म जो है, तो ये दोनों जो है वो सिस्टमिक, हिस्टोरिकल, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। ये तीन तरह के डिस्क्रिमिनेशन है। और ये अमेरिका में जो हो रहा है ये शो करता है कि वन ऑफ द लीडिंग जो है वो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यूएसए इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो वो जो है वो उसमें भी जो रेसिज्म जैसी जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप में डेमोक्रेसी से, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं होती। ये बात हमको बार बार जो आ रही है, भारत में भी हमने देखा कि कास्ट की जो प्रॉब्लम है वो अकेले डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं हुई। तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स की रेमेडी की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जब हिस्टोरिकल, सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशंस किसी देश में होते हो, तो वहाँ पर जो है वो ह्यूमन राइट्स का रेमेडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ में जो कैपिटलिज्म, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, जो कैपिटल को ज़्यादा प्रीमियम देता है लेबर के मुकाबले में, जिनके पास पैसा है उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, उनके मुकाबले में जो मेहनत करते हैं, अपना श्रम जो है एम्प्लॉयमेंट में देते हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का मॉडल है। कैपिटलिज्म अपने आप में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कैपिटलिज्म में जो विषमता जो निर्माण होती है और जो लिमिटेड शेयर होल्डरशिप जो है वो निर्माण होती है, इसको टैकल करने के लिए कैपिटलिज्म के मॉडल को स्वयं जो है वो अमेंड करने की ज़रूरत है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में पर्याप्त नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर जब तक प्रॉपर अमेंडमेंट्स उसमें ना हो और ह्यूमन राइट्स जब तक ना हो और ह्यूमन राइट्स के सपोर्टिव लॉज और इंस्टीट्यूशंस जब तक निर्माण ना किए जाए, तो डेमोक्रेसी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम यदि गलत हो, तो जो माइनॉरिटी ओपिनियन के लोग हैं या माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इनफेक्टिव हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे जो है जो वीकनेसेस है, उनके ऊपर में मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस विषय में पूरा रेसिज्म और कास्टिज्म का इशू जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो इमर्ज हो रहा है। और यूएस के अंदर में डोमेस्टिक इलेक्शंस भी है ट्रम्प के, और ट्रम्प फिर से जीतना चाह रहे हैं। रेशियल पोलराइजेशन कर ये उनकी स्ट्रेटजी है। चाइना के अगेंस्ट में चाइना स्पिन एंड रेशियल जो डिवाइड है उसको करके ट्रम्प इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और इस बीच में दुनिया के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम सिनेरियो के अंदर में भारत के अंदर में मोदी सरकार की इकोनॉमिक फेलियर, डिफेंस पॉलिसी का फेलियर और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, ये तीन मेजर फेलियर्स जो है वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। और ऐसे समय में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को और देश को सही दिशा दिखा सके और इसमें से जो है इजात पा सके।